everyone. Today we would solve the objective portion of our past paper. If you're facing any problem in any of question, then do tell me in the comment section below. I will try to help you as much as I can. And please subscribe to my channel, like my videos and share them with your friends. अब हमारे पास जो MCQ नंबर 1 है उसके अंदर हमें ये इक्वेशन दी हुई है और हमें इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो हमें पता है जो सॉल्यूशन सेट है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू बेसिकली सॉल्यूशन सेट होती है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 1/9। फिर स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं हम। जब दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के रिजल्ट में हमें दो वैल्यूज मिलती होती हैं, प्लस और माइनस 1/3 आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 1/3। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जिसका हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। हमें पता है b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल होता है और इस केस में हमारे पास जो b है यानी कि x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4। और यहाँ पे हमारे पास a भी क्योंकि 1 है और c हमारे पास -1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 1 माइनस माइनस प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5। तो यानी कि हमारे पास फर्स्ट MCQ में प्लस माइनस 1/3 करेक्ट ऑप्शन था, सेकंड वाले में हमारे पास 5 करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से जो थर्ड वाला MCQ है हमारे पास उसके अंदर क्या है कि ओमेगा की पावर 99 इज इक्वल टू व्हाट। तो ओमेगा की पावर 99 का क्या मतलब है कि हमारे पास अगर यहाँ से हम ओमेगा क्यूब कॉमन ले लें तो ओमेगा क्यूब की ये क्या पावर बन जाएगी, 33 बन जाएगी। फिर ओमेगा क्यूब हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। 1 की पावर 33, 1 की जितनी भी पावर ले लें तो आंसर हमें 1 ही मिलेगा। तो ओमेगा 99 इज इक्वल टू 1। अब जो हमारे पास MCQ नंबर 4 है, यहाँ हमें थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो लगाना है। तो अल्टरनेंडो के अंदर हमें क्या होता है, हमारे पास क्या होता है कि ये वाला न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर की जगह और ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर की जगह चेंज हो जाता है। तो यानी थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो से ये हमारे पास बन जाएगा 3n/3p इज इक्वल टू 4m/4q। उसके बाद जो हमारे पास MCQ नंबर 5 है उसके अंदर अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन दिया हुआ है और हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता है किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। और इस केस में c यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है, -2 है और a यानी कि x² के साथ जो टर्म है वो है 3, यानी कि -2/3 हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन गया। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ क्या है, 2x + 1 इज इक्वल टू a इंटू x - 1 और साथ हमारे पास क्या है, प्लस b इंटू x - 2। तो यहाँ से अगर हम x इज इक्वल टू 2 पुट करें, b वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और a किसके इक्वल हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 2 2s are 4 + 1। तो यहाँ से हमारे पास a की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो यानी कि a इज इक्वल टू 5 आ गया यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि वहाँ इस टाइप की इक्वेशन दी हुई है ना और हमें पूछा हुआ है कि a की क्या वैल्यू है। तो a की वैल्यू ऑफ कोर्स हमें नजर आ रहा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन वाली शक्ल है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते होते थे कि यहाँ से पहले मतलब ये यानी कि हमारे पास फैक्टर्स हैं, तो पहले हम x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, फिर x - 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। उसके बाद हमें एक फंक्शन गिवन है, लेकिन उसकी शेप कुछ ऐसी है। अभी मैं एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोग वहाँ से देख लेना x y z मतलब यूं कुछ वो बना हुआ है ये फंक्शन। तो उन्होंने पूछा हुआ है कि ये कौन सा फंक्शन है। तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि सारे के सारे जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनकी रेंज में कोई ना कोई इमेज बन रही है। एक तो ये आ गया कि उनकी रेंज में कोई ना कोई इमेज बन रही है और साथ क्या है कि हर एक की यूनिक इमेज बन रही है। तो जब डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही हो रेंज के अंदर तो उसे हम क्या कहते होते हैं, 1-to-1 फंक्शन कहते होते हैं। और जब सारी की सारी रेंज किसी न किसी डोमेन की इमेज हो तो उसे हम क्या कहते होते हैं, ऑन-टू फंक्शन कहते होते हैं। और 1-to-1 यानी कि ये फंक्शन हमारे पास 1-to-1 भी है और साथ हमारे पास ये ऑन-टू भी है। तो जब ये 1-to-1 और ऑन-टू है तो इसे हम क्या कह देंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन कि जिसके अंदर
हर डोमेन के एलिमेंट का की एक यूनिक इमेज होगी रेंज में, और साथ ही साथ रेंज के सारे एलिमेंट्स कवर हो रहे होंगे, यानी कि डोमेन की कोई ना कोई इमेज रेंज होगी। उसके बाद हमारे पास एक जो अगला हमारे पास एमसीक्यू है, उसके अंदर हमें दिया हुआ है समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, समीशन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 32688 के इक्वल है। इसी तरह से हमारे पास समीशन एक्स भी दिया हुआ है जो कि किसके इक्वल है, समीशन एक्स इज इक्वल टू 568 और साथ ही हमें n इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। अब जो हमारे पास गिवन डेटा है उससे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समीशन x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास ये क्या होता है, यानी समीशन एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर हमें गिवन था उसका स्क्वायर, और साथ हमारे पास होता है x डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर, मतलब समीशन x डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। तो सिंपली हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.52। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि अगर हमारे पास, यानी जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है उसके अंदर हमें गिवन है कि अगर a इज अ सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है, यानी कि a पूरा का पूरा b के अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि b के अंदर a क्या है, इंक्लूडेड है, तो फिर हमारे पास a यूनियन b किसके इक्वल होगा, तो वो ऑफ कोर्स b के ही इक्वल होना चाहिए। क्यों b के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि a b का सबसेट है, यानी कि b के अंदर a तो पूरा मौजूद है और साथ कुछ एक दो एलिमेंट्स एक्स्ट्रा होंगे, तो जब हम a यूनियन b करते हैं तो यूनियन में एक ही बार हम वो सारी टर्म्स लिखते होते हैं, तो वो हम क्या कर देंगे, यानी a पूरा का पूरा b में आ रहा है तो यानी कि b ही हम डायरेक्टली लिख देंगे, तो वो हमारे पास a यूनियन b बन जाएगा। उसके बाद हमें ये पूछा हुआ है कि हमारे पास कॉट और टैन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो वो पॉजिटिव होते हैं हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है उसके अंदर हमसे क्या पूछा हुआ है कि हमें एक ट्रायंगल गिवन है और उसके अंदर हमने एक मतलब साइड जो है कॉर्ड की लेंथ बेसिकली हमें यहाँ बतानी है। तो कॉर्ड की लेंथ बताने के लिए हम क्या कर लेंगे, कॉर्ड की लेंथ किसकी इक्वल होती है, हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 2x की इक्वल होती है, ये हमने पहले भी देखा था। और x क्या है कि जो गिवन हमारे पास उधर जो बेस है वो x है, और वो बेस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास यूँ बन रहा है इस ट्राइंगल से, वो ट्राइंगल आप लोग उसी MCQ पेपर के अंदर देख लेना। तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ गया। तो हमारे पास ए बी वाले कॉर्ड की लेंथ क्या है, 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 3 6 हमारे पास ए बी वाले कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है कि जी सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल में तो क्या होता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्राइंगल से छोटा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, उसके अंदर क्या होता है, सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यानी कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, जो राइट एंगल ट्राइंगल से बड़ा है, यानी कि ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ये बन जाएगा। उसके बाद हम अगर एक हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो यही है कि अगर एक सर्कल के अंदर इफ टू कॉर्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल, के अगर एक ही सिंगल पॉइंट से हम सर्कल की तरफ दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे आपस में, तो ऑफ कोर्स वो क्या होंगे, इक्वल इन लेंथ होंगे, यानी कि उनकी लेंथ बराबर होगी। और ये हमारे पास थ्योरम है 10.1 का, तो वो वहाँ से आप लोग ये चीज़ वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कि हमारा सेकंड लास्ट MCQ है, उसके अंदर हमें ये एक सर्कल गिवन है और ये इसके सेंटर से दो लाइंस टच कर रही हैं यहाँ पे, और इस वाले कॉर्ड की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। तो हमें रेडियल सेगमेंट यानी कि रेडियस वाला ये जो सेगमेंट है ये, इसकी हमें लेंथ बतानी है। तो इसकी लेंथ बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ट्राइंगल तो है हमारे पास बन रहा है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो हम इस ट्राइंगल को स्प्लिट कर देंगे एक लाइन लगा के इसके सेंटर से। तो अब ये लाइन, इस लाइन की वजह से हमारे पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए। तो यानी कि ये वाला जो कॉर्ड है इसके सेंटर से हम ये लाइन लगा रहे हैं, यानी कि इस कॉर्ड की ये वाली लेंथ भी 2 सेंटीमीटर बन गई और इस साइड वाली लेंथ भी 2 सेंटीमीटर बन जाएगी।
उसके बाद क्या होगा कि अगर ये एंगल 60 था तो यहाँ पर भी 30 का एंगल आ जाएगा और यहाँ पर भी, यानी कि ये जो एक ट्रायंगल था जिसका एंगल कितना था 60 डिग्री था, उसको हमने दो 30 डिग्री एंगल्स के ट्रायंगल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज पे है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस हमें गिवन है। तो यहाँ से बेस तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ 90 का एंगल यहाँ बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज ये है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर के इक्वल है और ये वाली जो है ये बेस के इक्वल है। तो यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइपोटेन्यूज बेसिकली फाइंड करना है और परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा यानी कि साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है, 2 है डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि x जो है वो अननोन है जो कि हमने फाइंड करनी है। तो x किसके इक्वल आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय साइन 30। साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये 2 है, ये वाला 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियल सेगमेंट की लेंथ आ गई है यहाँ से। उसके बाद एक और हमारे पास जो लास्ट MCQ है, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ इस टाइप की शेप बनी हुई है। शायद मुझसे ये शेप थोड़ी गलत ड्रॉ होगी हो। तो यहाँ पर सर्कल है, सर्कल के अंदर यहाँ एंगल कितना है, 110 है, और हमसे पूछा हुआ है कि यहाँ ये क्या होगा, ये x वाला एंगल कितना है। तो हमें नजर आ रहा है कि ये एक स्क्वायर टाइप का है, तो स्क्वायर के सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 110 का एंगल है तो यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, 110 का ही एंगल होगा। यानी कि जो लास्ट MCQ है उसके अंदर हमारे पास 110 डिग्री आ जाएगा, ये हमने बाय अजम्पशन ही किया है।